हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? मैं हूं आपका विनय और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूं कि आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज कुछ नया। जैसा कि आपसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था और आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि इस बार हम लोगों का अब टारगेट है CHSL 2023। तो इसी के क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CHSL 2018 प्री में पूछे गए सारे प्रश्नों का कलेक्शन और आज ये हम लोगों की पहली क्लास है। तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQs, वो भी बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ। तो अगर आपका टारगेट CHSL है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हैं? और अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो फुल स्क्रीन कीजिए और लेते हैं आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? What is the sum of all the prime numbers between 60 and 80? ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया था। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो खुद वो संख्या और दूसरा एक, मतलब एक और दूसरी वो संख्या स्वयं। तो 60 तथा 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं हम लिख लेते हैं 61, 67, 71, 73 और 79। ये सभी संख्याएं 60 और 80 के बीच हैं जो अभाज्य हैं, मतलब इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। जैसे 61 या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 61 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? इनका बताना है योग। तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको इनको ऐड कर लेना है। तो 7 और 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 का 1 कैरी हुआ 2, 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 और 2 कैरी का 28, 28 7 35। तो ये हो गया 351। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 92 16 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? 3 संख्याएं हैं, उनका रेशियो दिया है हमें 3:6:8 और उनका गुणनफल दिया है 92 16। अगर इसको हम बेसिक तरीके से करें तो क्या करेंगे? संख्या मानेंगे 3x, 6x और 8x, फिर क्या करेंगे? उन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 3x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 90 to 60। अब क्या करेंगे? x क्यूब, ये हो गया x क्यूब मल्टीप्लाई 6 3 18 गुणे 8 बराबर 92 16। अब हम निकालेंगे x क्यूब, तो x क्यूब बराबर 92 16 डिवाइडेड बाई 18 गुणे 8। इसको सॉल्व करना है। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये बचा 8 एकम 8 4, 8 पंचे 40 और बचा 1, 8 दूनी 16। 18 से 18 एकम 8, 18 छक्का 108, तो ये कितना बचा? 7, 18 चक्कू 72। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब तीनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर हमें सब में 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है? 4। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3x मतलब 12, 3 चक्कू 12, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 चक्कू 32। तो तीनों संख्याएं हमारी हो गई 12, 24 और 32। आपसे पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग क्या है? हमें इन तीनों को जोड़ना है। तो 12, 24 36 और 32, 6 2 8 और 3 3 6 68। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर इसको आपको डायरेक्ट करना था तो आप क्या कर सकते थे? आपको दिया है मल्टीप्लाई इनका कितना है? 92 16, तो आप करते 92 16 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 6 गुणे 8, तो 3 गुणे 6 गुणे 8। इसको जब आप सॉल्व करते तो आंसर आता 64 और वो क्या होती? एक्स क्यूब की वैल्यू होती। क्यों? क्योंकि ये 3x 6x और 8x, इतना आपको मन में करना पड़ेगा। और x क्यूब की वैल्यू कितनी आई? 64, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4,
और उसके आगे आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 150 को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग 3/112 हो। दोनों हिस्से क्या होंगे? इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले देखिए इनको जोड़ के देखते हैं। 9 5 14, ये कितना होगा? 140। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 150 को दो हिस्सों में बांटना है, मतलब दोनों हिस्सों का टोटल कितना होना चाहिए? 150। सेकेंड ऑप्शन 70 और 80, तो ये कितना हो गया? 8 7 15, 150। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह 9 6 15, 150 ये भी हो सकता है, और 100 50 150 ये भी हो सकता है। अब हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन उठाएंगे और चेक करेंगे। तो मान लीजिए हमने लिया ऑप्शन नंबर बी। दो पार्ट क्या हो गए? 70 और 80। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग 3/112 है। तो 70 और 80 का व्युत्क्रम, 70 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/70 प्लस 80 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/80। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा या रेसिप्रोकल। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 560। अब 70 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 एकम 8, ये हो गया 8। और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार। तो 7 एकम 7, 8 7 15/560। अब आप इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 3 15, और इसको जब करेंगे तो आएगा 112। इस 560 को 5 से मैंने इतनी जल्दी डिवाइड कैसे किया? तो इसमें मैंने लगाई है 5 से डिवाइड करने की ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? जिस भी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है उसको आप डबल कीजिए और उसमें से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये है 560, तो 560 का डबल क्या होगा? 500 का डबल 1000 और 60 का डबल 120, तो कितना हो जाएगा? 1120। और मैंने कहा आपसे उसमें से एक जीरो कम कर देना है। ये हो गया 5 से डिवाइड। जैसे हमें डिवाइड करना है 100 को 5 से, तो क्या करेंगे? 100 का डबल कितना होगा? 200, और उसमें से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 20। ये होती है 5 से डिवाइड करने की ट्रिक। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 3/112, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उनका योग कितना होना चाहिए? 3/112। इसका मतलब जो ये दो टुकड़े हमने माने थे कि वो दो टुकड़े होंगे 70 और 80, दो हिस्से 70 और 80, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में। अगर आपने नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइए और इसको एक बार ज़रूर पढ़िए। कैसे करते हैं? 4 की पावर 102, हमें यूनिट डिजिट में सिर्फ लास्ट के डिजिट से मतलब है। तो 4 की पावर 102, और 102 क्या है? एक इवन नंबर। और जब भी 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 6। और 4 की पावर जब भी कोई ऑड पावर होती है तो यूनिट प्लेस पे आता है 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा, लेकिन उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6। और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा नहीं पता, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4। अब आप 6 और 4 इन यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6 4 10। और यहाँ पर क्या आएगा? इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा गया यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट पे आया हमारा 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 की पावर 11 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? देखिए 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2। पूछ रहा है कि इसमें गुणनखंड की संख्या क्या होगी। आप देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11। कैसे? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 की पावर 11, और ये क्या हो गया? 2 की पावर 22। तो आप चाहे 2 की पावर 22 लिखिए, या इसको 2 की पावर 11 2 की पावर 11 करके लिख लीजिए। आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि ये पहले से ही अभाज्य संख्या में है। तो 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2। अब हमें सिर्फ इनकी पावर को ऐड कर लेना है। तो 11 11 22, 22 5 27, 27 और 4 31।
इसका मतलब इसमें गुणनखंड की संख्या होगी 31। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज से 1 0 और 1 दशमलव आ गया यहाँ, और इस परसेंटेज से 2 0 ये कैंसिल। अब आप 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5 प्लस 45 का 3 गुना होता है 135.0। इसको ऐड कर लेंगे 0.5 7 5 12 3 3 6 और 1 7 और 1 का 1 172.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो कैसे करना है, आपको करना है 125 का मतलब गुणा 30% और परसेंटेज का 100 नीचे, प्लस 300 गुणे 45% परसेंटेज का 100 नीचे। अब आप इसको काटापीटी करिए, 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया 2, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25, 25 का 3 गुना 75, ये हो गया 75/2 प्लस यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 45 का 3 गुना होता है 135। अब आप इसको काट दीजिए तो 2 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 7 बार, 37.5 और ये हो गया 135। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 172.5। ऑप्शन सी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को इजी सिंप्लीफिकेशन को आपको क्वेश्चन में ही उड़ा देना है और आंसर लाना है। आपको समय बचाना है, क्योंकि अगर आपको आज के समय में कंपटीशन बीट करना है तो आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। राजेश 900 रुपए की एक मेज खरीदता है तथा एक ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मेज का विक्रय मूल्य होगा x। ये कैसे आया? 900 रुपए की मेज को, 900 रुपए की मेज है, राजेश पहले ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो 10% की अगर छूट दे दी तो मेज कितनी बची? मेज बची अब 90%, तो 900 का हमें निकालना है 90%, तो 90/100 गुणे उसके बाद 20% की छूट उसने और दी, मतलब अब जो दाम बचा था उसका अब दाम कितना बचा? अब बचा 80%, तो ये हो गया 80/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 9 81, 81 गुणे 8, तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 648 रुपए। मतलब अब मेज का विक्रय मूल्य होगा 648। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को करने का लॉन्ग तरीका क्या है? 900 रुपए की एक मेज है, राजेश ने उसको 10% छूट पे दी, तो मतलब 900 का हमें सबसे पहले निकालना है 10%, तो 900 का 10% कितना आएगा? 900 का 10% आएगा 90। अब 900 से हम 90 माइनस करेंगे तो ये बचेगी 810 रुपए की मेज। उसके बाद इसने इस पर 20% की छूट और दी, तो 20% इसका हम निकालेंगे तो इसका 20% कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 81 दूना ये हो गया 162। अब 810 से 162 को हम और माइनस करेंगे, तो 810 से 162 माइनस करेंगे तो ये आएगा 648। इसको हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें 90/100 करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे 900 का 90%, 90% कितना होगा? 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10 और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अब अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 648। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए इसको भी हम करेंगे 2 तरीके से। सबसे पहले करेंगे हम इसको बेसिक तरीके से, जो आप लोगों ने शायद अब तक पढ़ा है। कैसे? आपको एवरेज का फार्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा। एवरेज इज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, मतलब x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, जितनी भी संख्याएं हैं सबका योग और बटे में कुल नंबर, कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं उनसे भाग। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत। यही हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 20 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होगी 23, 29, 31, 37, 41,
43 और 47। ये सभी 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हो गई हमारी कुल संख्याएं, और इन सबको हमको करना है प्लस, उसके बाद टोटल नंबर, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो इन सबको जोड़ के, मतलब इन सबके बीच में क्या आएगा प्लस, 23 प्लस 29 प्लस 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 प्लस। अब आप इसको जोड़िए और 7 से डिवाइड करिए और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ये आपको आता होगा और आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। हम सीखते हैं एवरेज का एक दूसरा मेथड। एवरेज का सबसे पहले आप बताइए मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं औसत। औसत का मतलब है बराबर बराबर बंटवारा, किसी के बीच जितनी भी संख्याएं हैं सबको बराबर बराबर बांट देना। तो अब हम इन संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, इस तरीके से देखिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए संख्याएं। संख्याएं क्या आपको दी हैं 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इस मेथड में हमें जोड़ के और 7 से डिवाइड नहीं करना है। आप क्या करिए, आप अपने मन से इनमें से किसी भी नंबर को आप एवरेज एज्यूम कर लीजिए। अपने मन से कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए कि वो एवरेज है। तो आपने मान लिया कि इन सभी संख्याओं का एवरेज 31 है। आप 23 मान लीजिए, 29 मान लीजिए, 37 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लिया हमने कि एवरेज कितना है 31। अब आप देखिए, अब आपको अगला काम क्या करना है। अगला काम आपको करना है कि 31 जो आपने माना है उससे बाकी सभी संख्याओं का डेविएशन, विचलन, कितना अंतर है वो आप देखिए। तो देखिए 23 और 31 में कितने का डिफरेंस है -8। 29 और 31 में कितने का डिफरेंस है -2। 31 और 31 में कितने का डिफरेंस है 0। 37 और 31 में कितने का डिफरेंस है 6। 41 और 31 में कितने का डिफरेंस है 10। 43 और 31 में कितने का डिफरेंस है 12। और 47 और 31 में कितने का डिफरेंस है आप कहेंगे 16। अब क्या करेंगे, अब हम पता लगाएंगे कि हमारे पास टोटल कितना एक्स्ट्रा है। तो देखिए -8 और -2, माइनस का 10 हो गया और ये प्लस के 10 से कैंसिल। तो कितना बचा हमारे पास बचा 12, 6 18 और 16। 18 16 हो गया आपका 34। इसका मतलब हमारे पास अभी प्लस में 34 एक्स्ट्रा है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब में बटेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। तो 34 को हम सभी संख्याओं में, कितनी संख्याएं हैं 7, सातों में हम डिवाइड कर देंगे। अब भाग करिए, 7 से एक बार जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचा 0 तो होगा 60 और 7 8 56, बचा 4 और 7 बचे 35। इतना आ गया, इसके आगे आप मत निकालिए। तो ये हो गया 4.85। इसका मतलब ये 4.85 अभी सबको और मिलेगा। तो 31 हमने एज्यूम किया था, उसमें हम 4.85 ऐड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 35.85। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसको आपने पहली बार अगर किया है तो आपको थोड़ा ये लेंथी लग रहा होगा और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और ये आपको इससे आसान लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी तथा सी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 33 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत भार 29 किलोग्राम है तो बी का वजन कितना है। इसको भी हम करते हैं 2 तरीके से, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मैं आपको एक लॉन्ग बेसिक तरीका भी बताऊंगा और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, आप अंत तक देखिए, आपको निश्चित ही कुछ अच्छा और बेहतर सीखने को मिलेगा। देखिए ए बी सी का औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो इनका औसत वजन अगर 35 किलोग्राम है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 35 गुणे 3, मतलब कि ये हो गया 105 kg। तीनों का टोटल वजन हो गया 105 किलोग्राम। आगे कह रहा है ए और बी का औसत वजन 33 किलोग्राम है, तो ए और बी का कुल वजन कितना हो जाएगा 33 गुणे 2, ये कितना हो गया 66 किलो। आगे देखिए बी और सी का औसत वजन 29 किलोग्राम है। बी और सी का औसत वजन 29 किलोग्राम है, मतलब 29 गुणे 2, तो टोटल वजन इनका कितना हो जाएगा, टोटल वजन हो जाएगा इनका 58 किलो। अब आप देखिए आपसे कह रहा है बी का वजन बताइए, तो अगर हम इस इक्वेशन को और इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 66 और 58, 8 6
14, 6 5 11 और 1 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी सी की वैल्यू है 105 किलो, मतलब ए बी और सी तीनों का टोटल वजन है 105 किलो, वो वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो ए बी और सी इसकी जगह हम रख देंगे 105 प्लस बी बराबर 124, और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 124 इधर है, उसमें से 105 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 19। b जो है वो हमारा कितने किलो का है, वो 19 किलो का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब है हमारा दूसरा तरीका। वो क्या है, वो कोई तरीका नहीं है, वो सिर्फ लॉजिकल तरीका है। आपको दिमाग लगाना है, दिमाग से आपको सोच सोच के करना है, तर्क से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ए बी सी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। इसका मतलब ए भी 35 होगा, बी भी 35 होगा और सी भी कितना होगा 35 होगा। आगे आगे कह रहा है ए और बी का औसत वजन 33 किलोग्राम है। ए और बी इन दोनों का औसत वजन 33 किलोग्राम है, मतलब ए भी 33 है और बी भी 33 है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि ए 35 है, बी 35 है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए 33 है और बी 33 है। इसका मतलब अगर ए 33 है तो ए के पास यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, इसी तरह बी अगर 33 है तो बी के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा किसका है, वो एक्स्ट्रा है सी का। मतलब प्लस का 2 एक्स्ट्रा यहाँ और प्लस का 2 एक्स्ट्रा यहाँ, वो किसका है, सी का। और सी यहाँ पे कितना है 35, तो 35 में 2 और 2 एक्स्ट्रा 4 मिलकर सी का टोटल वजन हो गया 39 किलोग्राम। तो हमने सी की वैल्यू निकाल ली कि सी का वजन है 39 किलो। आगे देखिए, आगे कह रहा है बी और सी का औसत भार 29 किलोग्राम है। अब कह रहा है बी और सी का जो औसत वजन है वो 29 किलोग्राम है। इसका मतलब बी भी 29 किलो का है और सी भी 29 किलो का है। लेकिन अभी हमने निकाला कि सी कितना है, सी 39 किलो का है, तो सी 29 का नहीं हो सकता, मतलब इसको 39 बनाना पड़ेगा। और ये 39 बनाने के लिए हमें 10 की कमी है, वो 10 हमें किससे लेना पड़ेगा, वो 10 हमें बी से लेना पड़ेगा। तो बी से हम माइनस कर देंगे 10 और वो 10 हम इस सी वाले में ऐड कर देंगे, तो सी का वजन कितना हो जाएगा 39 किलो। और बी से 29 से जब हम 10 माइनस करेंगे तो बी का वजन कितना बचेगा 19 किलो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये तरीका था लॉजिकल तरीका। इस तरीके से आप बिना ज़्यादा पेन चलाए क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए आप इस तरीके का यूज़ करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि a अनुपात b बराबर 5:3 है तो a प्लस बी अनुपात a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको दिया है a अनुपात b बराबर 5:3। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी है। a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 3, उठा के यहाँ रख दीजिए। a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, तो a प्लस बी 5 प्लस 3 अनुपात 5 माइनस 3, ये हो गया 8:2। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको काट देंगे, 2 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा 4 बार, आपका अनुपात आ गया 4:1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रोहित ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपए के साथ रोहित से जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया है तो सिमरन कितने माह बाद व्यापार से जुड़ी थी। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लाभ होता है या जो भी प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा किस हिसाब से होता है। उसका बंटवारा हमेशा जितने रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब एक व्यक्ति ने कितने रुपए कितने समय के लिए लगाए, जितने रुपए और जितने समय के लिए वो लगाता है उसी के हिसाब से उसको लाभ मिलता है। अब देखिए, कह रहा रोहित ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और बात हो रही 1 वर्ष की। इसका मतलब रोहित ने पूरे 1 साल के लिए पैसे लगाए। तो रोहित ने कितने पैसे लगाए, 75,000 रुपए लगाए और पूरे 1 साल मतलब 12 महीने के लिए रुपए लगाए। इसको महीने में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर देखिए आप माह की बात हो रही है। अब आगे सिमरन ने 60,000 रुपए लगाए, तो सिमरन ने कितने रुपए लगाए 60,000। कितने माह के लिए लगाए मुझे अभी नहीं पता। यहाँ पर वो वैल्यू रखते हैं जितने माह के लिए लगाया जाता है पैसा।
तो मान लेते हैं सिमरन ने x माह के लिए पैसे लगाए। अब इनका लाभ इनको मिलता है 3:1, मतलब 3/1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 से गया एक बार, ये जाएगा 4 से 15 बार, 15 एकम 15 और 15 से जाएगा ये 5 बार। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। और x हमने क्या माना था कि सिमरन ने x महीने के लिए पैसे लगाए। इसका मतलब सिमरन ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, 5 महीने के लिए। आपसे पूछा गया है कि सिमरन कितने माह बाद व्यापार से जुड़ी थी। कुल महीने कितने होते हैं, 12, जबकि सिमरन ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, 5। इसका मतलब कितने महीने बाद वो जुड़ी थी, 7 माह बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो कितने पैसे और कितने समय के लिए लगाए, उस हिसाब से उसका बंटवारा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 18,200 रुपए को x, y तथा z में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। x का हिस्सा क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिर्फ x, y, z का रेशियो निकालना है। रेशियो यहाँ पर दिया है बटे में, जबकि मैंने आपको रेशियो की क्लास में बताया था कि रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशियो को हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो हो गया 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। कैसे करते हैं, हम लेते हैं इनका एलसीएम और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 4 2, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 2 से भी। तो क्या होगा, 3 से जाएगा ये 4 बार अनुपात, 4 से जाएगा ये 3 बार अनुपात, 2 से जाएगा ये 6 बार। तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 4:3:6। अब आपसे कह रहा है 18,200 रुपए को बांटना है कितने में, 4 3 7 और 6 13। और किसका हिस्सा पूछा गया, x का। तो आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 4। 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये कितना बचा, 5, 13 चक्कू 52, 1400। और 1400 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5600। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी था, उम्मीद है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% दूध मात्रा का एक नया मिश्रण प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। दो तरीके के दूध हैं, ए और बी। इस ए वाले में 20% दूध है और बी वाले में 60% दूध है। आपसे कह रहा है कि इनको किस रेशियो में हम मिलाएं कि जो मिक्सचर हमको प्राप्त हो, जो नया दूध प्राप्त हो, उसमें 25% दूध हो। तो हमने इधर लिखा ए, इधर लिखा बी और बीच में लिखा 25% जो हमको चाहिए। फिर क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं इनका डिफरेंस। आप परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 और 25 का डिफरेंस कितना, 5। 60 और 25 का डिफरेंस कितना, 35। और जो ये रेशियो आता है, ये रेशियो हमेशा आता है क्वांटिटी या मात्रा का। 5 से 1 बार, 5 से 7 बार, आपका रेशियो आ गया 7:1। और यही है हमारी क्वांटिटी। तो अगर हम पहले वाला दूध 7 लीटर लेंगे तो दूसरा वाला दूध 1 लीटर लेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन बाद कार्य छोड़कर चली जाती हैं तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। इसी का यूज हम यहां पर करेंगे। कैसे, देखिए 28 महिलाएं थीं, 28 वुमेन थीं, वो किसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर देती हैं। लेकिन क्या कह रहा है, यदि 4 महिलाएं 18 दिन बाद कार्य छोड़कर चली जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 दिन तक तो 28 की 28 महिलाएं काम करती हैं। 28 वुमेन जो हैं वो 18 दिन तक कार्य करती हैं। अब आप सोचिए, अगर ये महिलाएं 4 कार्य छोड़कर न जाती तो 28 महिलाएं वो कार्य
18 दिन में क्या कर देती, खत्म कर देती। 28 महिलाएं, वही 28 महिलाएं, अगर एक भी महिला कार्य छोड़कर नहीं जाती तो 28 महिलाएं बचा खुचा काम 18 दिन में खत्म कर देती। क्यों? क्योंकि पूरा काम वो 36 दिन में खत्म करती थी, आधा काम उन्होंने 18 दिन में खत्म कर दिया है, तो बचा काम 28 महिलाएं 18 दिन में खत्म कर देती। लेकिन अब क्या हुआ, 4 महिलाएं कार्य छोड़कर चली गईं। इसका मतलब अब कितनी महिलाएं बची, 24 महिलाएं। अब उनको पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो उनको मान लेते हैं हम x डेज लगेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, m1 d1 m2 d2। 6 से गया 3 बार, 6 से गया ये 4 बार, 4 से 1 बार और 4 से 7 बार। x की वैल्यू आ गई 21। इसका मतलब अब वो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, 21 दिन लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दो पाइप x तथा y एक खाली टंकी को क्रमशः 16 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप z अकेला एक भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले x और y को खोला जाता है, फिर 6 घंटे बाद पाइप z को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, एक पाइप है x, एक पाइप है y और एक पाइप है z। x को एक टंकी भरने में कितना टाइम लगता है, 16 घंटे। y को उसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है, 20 घंटे। और z को उस टंकी को खाली करने में कितने समय लगता है, 25 घंटे। इसका मतलब x और y तो टंकी को भर रहे हैं और z टंकी को खाली कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं इनका एक एलसीएम। इस चैप्टर को जब हम लोग पाइप और सिस्टम में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लेंगे 16, 20 और 25 का एक एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 400। अब देखिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार। इसका मतलब 400 हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो एलसीएम आता है उसको हम मानते हैं वर्ग। मान लेते हैं कि 400 लीटर की टंकी है, तो 16 जो है 25 की क्षमता से अगर पानी भरेगा तो 16 घंटे में भर देगा। इसी तरह 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 बार। और z की क्षमता कितनी आएगी, z की क्षमता आएगी 16। वो किस में, निगेटिव, क्योंकि इन दोनों की क्षमता पॉजिटिव है, ये भर रहे हैं और ये टैंक खाली कर रहा है, इसलिए इसकी क्षमता है निगेटिव में। अब आगे देखिए, x और y को खोला जाता है। सबसे पहले x और y को खोला जाता है, 6 घंटे बाद z को खोला जाता है। मतलब 6 घंटे तक सिर्फ x और y ने काम किया। तो x और y ने 6 घंटे तक काम किया और उनकी क्षमता कितनी है, उनकी क्षमता है 25, 20, 45। मतलब 45 की क्षमता से दोनों लोगों ने 6 घंटे तक कार्य किया। तो 45 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45, 90 और 9 तक 27, 270 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो कितना वर्क बचा, आपका वर्क बचा 400 में से 270 माइनस कर देंगे तो आपका वर्क बचा 130 यूनिट। मतलब 130 वर्क आपका अभी रिमेनिंग है। अब देखिए 6 घंटे बाद z को भी खोल दिया जाता है। तो z को भी खोल दिया, मतलब अब इन दो x से पानी जाएगा, y से पानी जाएगा, जबकि z से क्या होगा, पानी लीक करेगा। तो अब इनकी टोटल क्षमता क्या हो जाएगी, इनकी टोटल क्षमता हो जाएगी +25 +20 -16। तो इनकी ओवरऑल x y z तीनों की ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई, 25, 20, 45 -16, 29। तो इन तीनों की जो कंबाइंड क्षमता है वो क्या है, 29। अब 29 की क्षमता से तीनों लोग काम करेंगे और ये क्षमता किस में है, पॉजिटिव में, तभी तो टैंक फिल होगा। अब आपके पास 130 यूनिट वर्क बचा था और उसको कंप्लीट करने में 29 की क्षमता से कितना समय लगेगा, इसको डिवाइड करके आ जाएगा। और पहले आपको कितना समय लग रहा था, 6, क्योंकि आपसे पूछा गया है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 6 घंटे तो ये वाले जो x और y पहले अकेले चला था, उसके बाद 130 वर्क बचा हुआ है और वो 29 की क्षमता से होगा। तो हमें यहाँ से ये समय पता चल जाएगा। तो अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 6, एलसीएम में 1, एलसीएम आ गया इसका 29। ये हो गया 130 प्लस 1 से 29 बार, तो 29 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 9 छक 54 का 4 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 174। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, 304/29। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
इतना समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात याद होगी कि अगर हमें कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी है और उसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 900 मीटर लंबी सुरंग है, मतलब डिस्टेंस है 900 मीटर और उसको टाइम लगता है 120 सेकेंड। तो अगर इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो हमको स्पीड पता चल जाएगी। 0 से गया 0, 12 से जाएगा 12 सत्ती 84, बचा 6.12 60, मतलब उसकी स्पीड हो गई 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कह रहा है उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, मतलब स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में दी है और हमको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से गया एक बार, 5 से जाएगा ये 15 बार और इसको अब कर देंगे सिर्फ मल्टीप्लाई। 18×5 90 का 0 और 18 18 और 9 27, 27.0 या हम कहें 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। एक कार मरम्मत करने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा मरम्मत से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मरम्मत करने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय करती है। मरम्मत करने से पहले 3 गुना दूरी तय करने में कार कितना समय लेती होगी। देखिए, एक कार है, बिफोर रिपेयर और आफ्टर रिपेयर। कार रिपेयर करने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब रिपेयर करने के बाद उसकी चाल हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। और मरम्मत से पहले, मतलब रिपेयरिंग से पहले, बिफोर रिपेयरिंग, उसकी चाल होती है 54 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे कह रहा है मरम्मत करने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय करती है। मतलब कोई दूरी है हमें नहीं पता, लेकिन रिपेयरिंग करने के बाद वो 6 घंटे में तय करती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड हमको दी है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, टाइम है 6, मतलब उसने कुल दूरी 72 गुणे 6, इतनी दूरी उसने कवर की। तो 6 दूनी 12, 7 42 और 1 43, 432 किलोमीटर। आप चाहें तो इसको बिना मल्टीप्लाई करें यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है मरम्मत करने से पहले 3 गुना दूरी तय करने में कार कितना समय लेती होगी। तो मरम्मत करने से पहले, मतलब बिफोर रिपेयरिंग, कितना समय लेती होगी। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 72 गुणे 6 और 3 गुना दूरी तय। तो 72 गुणे 6 तो है, लेकिन 3 गुना और, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, 54। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 से जाएगा 6 9 54, 9 एकम 9, 9 8 72, ये हो गया 8 तारीख 24 घंटे, 24 आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आज जितने भी सवाल हम लोगों ने किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, सारे आपको समझ में आ गए होंगे और आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि CHSL किस टाइप का पैटर्न हमसे पूछता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या होती है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि इन क्वेश्चन को इतनी जल्दी हम समय बचाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 के आगे CHSL 2018 में पूछे गए और भी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज के क्वेश्चंस करने का तरीका शानदार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। आज है वेडनेसडे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे संडे को शाम को 7:30 बजे। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का, उम्मीद है आप सभी लोग ज़रूर जुड़ेंगे। तो फिलहाल टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।
थैंक यू, जय हिंद।